दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहे गए हैं। तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। जबकि दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ऋग्वेद की कौन सी संख्या मतलब कि कौन सी शाखा प्रकाशित की गई थी, तो उसका आंसर होगा शाकाल संहिता। दोस्तों, आप लोगों में से 3 लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर दिए थे, जिसमें सबसे पहले अभय, दूसरा नीतू और तीसरा सविता ने इस क्वेश्चन के आंसर दिए थे। दोस्तों, आप भी इस क्वेश्चन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आप जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका नॉलेज बहुत अच्छे से बढ़ेगा। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं संस्कारों की। किसकी? संस्कारों की। संस्कार की। और दोस्तों, संस्कारों में सबसे पहली बात तो हमें पता है कि संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। लेकिन दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रंथ के अनुसार कितने संस्कारों की संख्या बताई गई है। तो दोस्तों, गौतम धर्म सूत्र के अनुसार क्या है? गौतम धर्म सूत्र के अनुसार संस्कारों की संख्या 40 बताई गई है। जबकि बैखानस क्या है? बैखानस धर्म सूत्र के अनुसार संस्कारों की संख्या 18 बताई गई है। लेकिन ओवरऑल एक सॉल्यूशन निकाला जाता है और उसमें बताया जाता है संस्कारों की संख्या केवल और केवल 16 रही है, जिसके बारे में हम क्रमशः आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ग्रह सूत्रों के अनुसार। ठीक है, लिखेंगे ग्रह सूत्रों में सर्वप्रथम संस्कारों का विवरण मिलता है। डैश गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 40 बताई गई है। 40 बताई गई है। जबकि बैखानस धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 18 बताई गई है। 18 बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ओवरऑल धर्मशास्त्रों के या मतलब धर्म जो मानने वाले थे, धर्मशास्त्रकारों ने बताया कि संस्कारों की संख्या केवल और केवल 16 रही है। लिखेगा धर्मशास्त्रकारों के अनुसार अंततः संस्कारों की संख्या 16 मानी गई, जिसका विवरण निम्न है। डैश करके सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किस संस्कार के? गर्भाधान संस्कार के बारे में। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से संस्कार जन्म के पूर्व किए जाते थे। तो आपको तो पहले पता होना चाहिए कि संस्कार कौन कौन से थे और कब किए जाते थे। तो पहला जो संस्कार है उसे कहा जाता है गर्भाधान संस्कार, और दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, और तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार दोस्तों जन्म के पूर्व किए जाते थे। सबसे पहला जो संस्कार है उसे कहा जाता है गर्भाधान संस्कार। दोस्तों, गर्भाधान संस्कार का प्रथम संस्कार है। ऐसा माना जाता है कि जब स्त्री और पुरुष क्या है, ऐसा होता है जब स्त्री और पुरुष
क्या करते हैं, सेक्सुअल रिलेशन या अगर संभोग करते हैं तो क्या होता है, गर्भधारण होता है। और गर्भधारण करने के पश्चात यह भी बताया जाता है कि गर्भधारण किस पहर में करना चाहिए, क्या है, किस पहर में या कब करना चाहिए, तो उसके लिए भी उपयुक्त समय जो बताया गया है वह बताया गया है रात्रि का समय। अगर महिला दिन में गर्भधारण करती है, क्या है, महिला दिन में गर्भधारण करती है, तो प्रश्न उपनिषद में क्या है, प्रश्न उपनिषद में बताया गया है कि उसका जो पुत्र होगा, क्या है, उसका जो पुत्र होगा या पुत्री होगी वह अल्पायु होगी, मतलब कम उम्र वाली होगी, अभागी होगी, ऐसे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, मतलब ऐसा बताया जाता है प्रश्न उपनिषद में। तो दोस्तों इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि गर्भधारण जो होता था वह कब होता था, रात के समय ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार, इसके सामने लिखेंगे यह जीवन का प्रथम संस्कार माना जाता है, संस्कार माना जाता है, माना जाता है। यह संस्कार, यह संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त समय, सबसे उपयुक्त समय, युक्त समय रात्रि का माना जाता है, रात्रि का माना जाता है, रात्रि का माना जाता है। यह संस्कार दिन में पूर्णता वर्जित माना गया है, माना गया है। प्रश्न उपनिषद के अनुसार, प्रश्न उपनिषद के अनुसार दिन में गर्भधारण करने वाली महिला की संतानें अल्पायु अभागी इत्यादि होती ठीक है दोस्तों, इसे लिख लिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पुंसवन संस्कार की। किसकी? पुंसवन संस्कार की। दोस्तों पुंसवन संस्कार वह होता है जिसमें गर्भधारण के पश्चात, गर्भधारण के 3 माह के पश्चात ऐसी कामना की जाती थी कि वह जो संतान हो वह क्या हो, पुत्र हो। मतलब यह है जो पुंसवन संस्कार होता था यह पुत्र प्राप्ति के लिए होता था। तो लिखिएगा पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार, संस्कार गर्भ धारण के 3 माह पश्चात पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं सीमांतोन्नयन की। क्या है? सीमांतोन्नयन की। दोस्तों यह संस्कार लगभग 7वें वर्ष, मतलब कि गर्भधारण के 7वें वर्ष किया जाता था। और इसमें यह किया जाता था कि
जो महिला गर्भ धारण करती थी वह डरे ना या भूत प्रेत जैसे आत्माओं से उसका कोई पाला ना पड़े, इसलिए यह किया जाता था। और इसमें यह किया जाता था कि इससे भ्रूण की रक्षा हुई जाए। क्या है? भ्रूण की रक्षा, मतलब कि जो मतलब कि गर्भ धारण किया गया है उसकी रक्षा की जा सके। और तत्पश्चात एक चीज और नोटिस की जाती थी कि महिला के पीठ पर यहां पर लाल रंग लगाया जाता था। क्या किया जाता था? लाल चिन्ह या लाल रंग लगाया जाता था। तो हम लिखेंगे सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन, सीमांतोन्नयन यह संस्कार गर्भधारण के 7वें माह में किया जाता था। इसमें या लिख सकते हैं, इस संस्कार में भ्रूण की रक्षा हेतु एवं भ्रूण की दीर्घ आयु के लिए किया जाता था। इसमें महिला के पीठ में लाल चिन्ह लगाया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सीमांतोन्नयन। जैसे कि आपसे नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से संस्कार जन्म के पूर्व किए जाते थे, तो कौन कौन से हो गए? गर्भाधान, पुंसवन एवं सीमांतोन्नयन संस्कार कब किए जाते थे? जन्म के पूर्व किए जाते थे। तो नोट करके लिखिएगा, जन्म से पूर्व गर्भाधान कामा पुंसवन एवं सीमांतोन्नयन संस्कार किए जाते थे। दोस्तों कहां पूछा गया ये क्वेश्चन? नेट में पूछा गया। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि ये पूछा गया है, तो इस चीज को हमें याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं जात कर्म संस्कार की, जो संख्या में कौन नंबर पे है? चौथे नंबर पर यह संस्कार है। दोस्तों जात कर्म संस्कार वह संस्कार होता था जैसे ही बच्चा जन्म लेता था। क्या है? जैसे ही बच्चा जन्म लेता था उसको बिना नाल, मतलब क्या होता, क्या है, नाल होती है, उसे बिना काटे हुए बच्चे को घी एवं शहद चटाया जाता था। क्या करवाया जाता था? घी एवं शहद चटाया जाता था। और तत्पश्चात उसे पहली बार मां का दूध या स्तनपान कराया जाता था। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा हेडिंग, जात कर्म संस्कार। लिखिएगा, यह संस्कार जन्म के तुरंत बाद में किया जाता था, जिसमें बिना नाल काटे हुए
बच्चे को घी एवं शहद को चटाया जाता था। तत्पश्चात उसे सर्वप्रथम मां का दूध स्तनपान कराया जाता था। दोस्तों ये हो गया चौथा संस्कार कौन सा है? जात कर्म संस्कार। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नामकरण संस्कार की। दोस्तों नामकरण संस्कार बच्चे के जन्म के 10वें दिन या 12वें दिन किया जाता था। मनु के अनुसार क्या है? मनु के अनुसार बच्चे का नाम उसके वर्ण के अनुसार रखा जाना चाहिए था। जैसे ब्राह्मण का जो धर्म नाम होगा वह कैसा होना चाहिए? मंगल सूचक। कैसा होना चाहिए? मंगल सूचक। जबकि क्षत्रिय का जो नाम हो वह कैसा हो? बल सूचक। कैसा हो? बल सूचक हो। जबकि जो वैश्य थे उनका नाम कैसा होना चाहिए? धन सूचक होना चाहिए। जबकि चौथा जो था वर्ण जिसे कहते हैं शूद्र, उसका जो नाम होना चाहिए वह निंदा सूचक होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि वर्ण के बारे में कहां पे उल्लेख किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रोक कर क्या करिएगा? चारों वर्ण का क्या है? 4 वर्ण का उल्लेख जहां पर किया गया है उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखें। जिससे क्या होगा? आपकी जो मेमोरी होगी वह बहुत अच्छी हो जाएगी, आप क्वेश्चन को कभी भी भूलेंगे। तो हम लिखेंगे नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार देखिएगा दोस्तों। नामकरण संस्कार जन्म के 10वें/12वें दिन कराया जाता था। मनु के अनुसार बच्चे का नाम उसके वर्ण के अनुसार होना चाहिए। कैसा? मतलब ब्राह्मण जो होगा उसका नाम कैसा होना चाहिए? मंगल सूचक। ब्राह्मण मंगल सूचक। दूसरा क्षत्रिय बल सूचक। तीसरा वैश्य धन सूचक। चौथा क्या है? शूद्र का नाम कैसा होना चाहिए? निंदा सूचक। ऐसा नियम बनाने की क्या जरूरत थी मनु जी को कि ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल में कर्म के अनुसार ही किसका डिवीजन होता था? उसके जाति का या वर्ण का डिवीजन होता था। लेकिन मनु साहब ने तो ऐसा कर दिया कि मतलब कि जो सिंबल है उसे मिटाया ना जा सके। यह सरासर गलत था।
सरासर गलत था। हम जो चीज गलत है हम उसकी आलोचना करेंगे और जो चीज सही है हम उसका क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। इतिहास हमें यही सिखाता है दोस्तों कि अगर जो चीजें गलत हैं उसे हम गलत ही एक्सेप्ट करें, अगर जो चीजें सही हैं उसे सही ही एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर एक गलती आप करते हो तो वह गलतियां आगे भी होती रहेंगी। तो दोस्तों ये जाति धर्म को क्या कहते हैं, भारतीय समाज से जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही भारतीय समाज के लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि यही धर्म समुदाय के अनुसार ही क्या होते हैं, लोगों में बंटवारा होता है। क्या होता है कि आप देखेंगे क्या हमारे खून अलग है, क्या हमारे जो मतलब कि पैदा होने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिलता है? नहीं, लेकिन यहां पर आने के पश्चात ही सारा डिवीजन हो जाता है। इसी को क्या है, इसी को क्या कहते हैं, माया जाल में बंधना। तो दोस्तों हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं जिसका नाम है निष्क्रमण सिद्धांत। क्या है? निष्क्रमण सिद्धांत। निष्क्रमण संस्कार दोस्तों यह बच्चे के जन्म के तीसरे माह होता है। कब होता है? बच्चे के जन्म के तीसरे माह में होता है। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इसमें सर्वप्रथम बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। क्या है? इसमें सबसे पहले बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है कहां पे लग रहा है, स्टेटस पे लग रहा है, फेसबुक पे लग रहा है, मतलब सोशल मीडिया पर उसे पहले ही दिखा दिया जाता था। तो दोस्तों पहले क्या होता था, जो निष्क्रमण संस्कार होता था तीसरे महीने के पहले बच्चे को निकाला नहीं जाता था, जबकि अब तो 2 मिनट या 5 मिनट लगते हैं बच्चे को बाहर सबको दिखा दिया जाता है। तो लिखिएगा निष्क्रमण सिद्धांत। निष्क्रमण संस्कार, यह संस्कार जन्म के तीसरे माह में किया जाता था। इसमें सर्वप्रथम बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता था। ठीक है, ये हो गया दोस्तों निष्क्रमण संस्कार। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, लिख लिया दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं अन्नप्राशन संस्कार की। किसकी? अन्नप्राशन संस्कार की। दोस्तों यह संस्कार जन्म के 6वें महीने होता था। कब? जन्म के 6वें महीने में होता था। इसमें सर्वप्रथम बच्चे को अन्न ग्रहण करवाया जाता था। क्या करवाया जाता था? अन्न खिलाया जाता था या अन्न को ग्रहण करवाया जाता था। तो दोस्तों लिखिएगा अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार लिखिएगा। यह संस्कार जन्म के 6वें माह में करवाया जाता था। इसमें सर्वप्रथम बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। लेकिन दोस्तों देखिएगा आज तो बच्चा जन्म होता है 2 महीने होते हैं ना, घर वाले उसे क्या करते हैं, अन्न खिलाकर या प्रदर्शित करते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत पहले से ही अन्न खाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों क्या होता है, जो जीवन में जैसे जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने बहुत ऐसे संदेश दिए हैं जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। लेकिन हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो जो चीजें कहते हैं कि ये चीज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको कभी कारण नहीं बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर हम क्या करते हैं, बच्चे को लगातार 6 महीने तक दूध ही पिलाते हैं तो जो पौष्टिक आहार उसके मां के स्तन से मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया था। तो दोस्तों कोशिश करें
कि जैसा जो बनाया गया था उसके बारे में हम साइंटिफिक रीजन जानने की कोशिश करें कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा और क्यों करते आए। तो इस चीज को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि सबका अपना अलग ही महत्व रहा है, क्योंकि किसी को ऐसे अलग से कोई चीज लाने की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चूड़ाकरण संस्कार की। किसकी? चूड़ाकरण संस्कार की। दोस्तों यह संस्कार, इसे मुंडन संस्कार भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? मुंडन संस्कार भी कहा जा सकता है। दोस्तों यह संस्कार जन्म के तीसरे वर्ष होता था। कब होता था? जन्म के तीसरे वर्ष होता था, और इसमें सर्वप्रथम बच्चे के बाल कटवाए जाते थे या बाल मुड़वाए जाते थे। तो लिखिएगा चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार। चूड़ाकरण मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार। दोस्तों यह संस्कार जन्म के तीसरे वर्ष बच्चे का तीसरे वर्ष होता था। इसमें सर्वप्रथम बच्चे के बाल कटवाए मुंडन करवाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया चूड़ाकरण मुंडन संस्कार। ठीक है, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं किसके? कर्णभेद संस्कार की। कर्णभेद संस्कार वह संस्कार होता था जिसमें जन्म के 5वें वर्ष क्या किया जाता था? बच्चे के कान को छेदा जाता था। और ऐसा एक सुश्रुत के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि अगर बच्चे का कर्णभेद किया जाता था तो क्या होता था? बच्चे को रोग मुक्त किया जाता था या अंडकोश वृद्धि से उसे मुक्ति मिल जाती थी। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार लिखिएगा। कर्णभेद संस्कार में आप लिखिएगा यह संस्कार जन्म के 5वें वर्ष किया जाता था। इसमें क्या है? सुश्रुत के अनुसार क्या है? सुश्रुत के अनुसार इस संस्कार से बच्चे में अंडकोश जैसी बीमारी जैसे रोगों से बच्चे को मुक्ति मिल जाती थी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कर्णभेद संस्कार। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विद्या आरंभ के संस्कार की। किसकी? विद्या आरंभ के संस्कार के बारे में बात करने हैं। दोस्तों बच्चे को जब सर्वप्रथम अक्षर का ज्ञान करवाया जाता, क्या करवाया जाता था? इस अक्षर का जो ज्ञान करवाया जाता था उसे क्या कहा जाता है? विद्या आरंभ कहा जाता है। दोस्तों यह कार्य कौन करता था? घर में सबसे पहले जो करती थी वह थी माँ या महिला, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे के नजदीक कौन होती है? माँ ही होती है। इसलिए यह संस्कार जो होता है वह किसके द्वारा संपन्न करवाया जाता था? माँ के द्वारा ही करवाया जाता। तो लिखेगा विद्या आरंभ। ठीक है, विद्या आरंभ में लिखिएगा यह संस्कार इस संस्कार में बच्चे को सर्वप्रथम
अक्षर का ज्ञान करवाया जाता था, ज्ञान करवाया जाता था, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी? नेक्स्ट है उपनयन संस्कार की। किसकी? उपनयन संस्कार की। दोस्तों उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का ही होता था। किसका? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों का होता था और सबके लिए वर्षों का भी निर्धारण किया जाता था। उपनयन संस्कार के पश्चात क्या होता था? बच्चे को गुरु के समीप भेज दिया जाता था। किसके लिए? शिक्षा अर्जन के लिए। जैसे ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष निर्धारित किए गए थे कि वह 8 वर्ष में जाएगा शिक्षा ग्रहण करने। दूसरा जो क्षत्रिय वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग के लिए कितना वर्ष था? 10 वर्ष था और उस 10 वर्ष में वो क्या करने जाता था? शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। तत्पश्चात क्या होता था? जो वैश्य था उसके लिए जो वर्षों का निर्धारण था वह 12 वर्ष में क्या करता था? शिक्षा अर्जन के लिए गुरु के पास जाता था। जबकि ऐसा कोई विधान शूद्रों के लिए नहीं था। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, यह संस्कार, इस संस्कार में बच्चे को गुरु के समीप शिक्षा के लिए भेजा जाता था। उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ही किया जाता था, किया जाता था। जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया था कि द्विज किसे कहा जाता है। क्या मैंने बताया था? द्विज किसे कहा जाता था? तो मैंने बताया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता था। और मैंने आपको बताया था कि शूद्रों को द्विज क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। उपनयन संस्कार का मतलब यह होता है कि उस बच्चे का दूसरा जन्म होना। क्या है? उस बच्चे का दूसरा जन्म, क्योंकि शिक्षा ही मानव जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आप क्या करेंगे? चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो लिखिएगा ब्राह्मण के लिए उपनयन संस्कार 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए उपनयन संस्कार 10 वर्ष, जबकि वैश्य के लिए उपनयन संस्कार 12 वर्ष में होता था। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे यहां जो थी वह थी शिक्षा व्यवस्था। इस तरीके से शिक्षा का आरंभ होता था। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह है 12वें नंबर का संस्कार, जिसे बोला जाता है वेदा आरंभ संस्कार। क्या है? वेदा आरंभ संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से क्या है? इस संस्कार के माध्यम से बच्चे को वेदों का अध्ययन प्रारंभ करवाया जाता था। क्या करवाया जाता था? वेदों का अध्ययन प्रारंभ करवाया जाता था। इसका उल्लेख सर्वप्रथम व्यास स्मृति में मिलता है। किसका? वेदारंभ का सर्वप्रथम उल्लेख व्यास स्मृति में मिलता है। इसमें जो वेदों का अध्ययन होता था वह गायत्री मंत्र, क्या है? गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता था। दोस्तों आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां किया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की है। तो लिखिएगा वेदारंभ संस्कार लिखिएगा इसमें
इसका उल्लेख सर्वप्रथम व्यास स्मृति में मिलता है। वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र से प्रारंभ किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है केशांत अप्लिक गोदान संस्कार। दोस्तों, केशांत अप्लिक गोदान संस्कार वह होता था जिसमें बच्चे का सर्वप्रथम 16 वर्ष की अवस्था में क्या करवाया जाता था, दाढ़ी और मूंछों को कटवाया जाता था या बनवाया जाता था। इसे गोदान संस्कार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस संस्कार के पश्चात बच्चा क्या करता था, गुरु को एक गाय दान देता था, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। तो लिखिएगा केशांत अप्लिक गोदान संस्कार लिखिएगा। केशांत संस्कार में बालक की 16 वर्ष की अवस्था में सर्वप्रथम बालों को नहीं, दाढ़ी और मूंछ को, दाढ़ी एवं मूंछों को कटवाया जाता था। नेक्स्ट हम बात करें, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं समावर्तन संस्कार। किसकी? समावर्तन संस्कार की। दोस्तों, समावर्तन संस्कार वह संस्कार होता है जिसमें माना जाता था कि बच्चा स्नातक हो गया। क्या है? बच्चा स्नातक हो गया है और इसी संस्कार के पश्चात बच्चे को विवाह योग्य मान लिया जाता था और यहीं से क्या शुरू होता था? गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। तो लिखिएगा समावर्तन संस्कार। और समावर्तन संस्कार में स्नान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसमें भी क्या करवाया जाता था? बाद में बच्चे का मुंडन करवाया जाता था। तो लिखिएगा समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार। इस संस्कार के द्वारा इस संस्कार में स्नान का बहुत महत्व है। इसके पश्चात बच्चे को स्नातक मान लिया जाता था और उसे गृहस्थ जीवन जीने की आज्ञा मिल जाती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले किसके? विवाह संस्कार की। विवाह और उसके बाद अंतिम संस्कार की। दोस्तों, 15वां जो संस्कार है उसे क्या कहा जाता है? विवाह संस्कार। क्या कहा जाता है? विवाह संस्कार। और इसी संस्कार के पश्चात मानव गृहस्थ जीवन जीना प्रारंभ करता था। लेकिन दोस्तों, आजकल क्या है? ग्रेजुएट होने के बाद क्या होता है? विवाह होता नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? नौकरी मिल जाए तुमको। क्या है? नौकरी जिस दिन तुमको मिल जाएगी उस दिन 20 तरीके से लड़की वाले आते हैं और लड़के वाले आते हैं, आके हमारे बिटिया से या हमारे लड़के से क्या कर लो? शादी कर लो। जबकि नौकरी नहीं मिलती तब तक कोई आपको पूछता नहीं, स्नातक भले ही हो जाओ,
लेकिन उस समय में क्या होता था, जब आप स्नातक हो जाते थे, मतलब ग्रेजुएट या बीए बीएससी जो भी हो उसके तहत हो जाते थे, तो आपको विवाह के लिए योग्य मान लिया जाता था। तत्पश्चात हम किसकी बात करने वाले हैं, अंतिम संस्कार की। दोस्तों अंतिम संस्कार ही 16वां संस्कार है। इसमें मानव की जो अंतिम यात्रा होती है उसे ही क्या कहा जाता है, अंतिम संस्कार कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों जैसे कि क्या करता हूं, मैं क्लास खत्म करने से पहले आपसे क्या पूछता हूं, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन के आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? कितनी? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखो, एक ही क्वेश्चन लिखो और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।